नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, डाउ जोन्स अमेरिका की बाजार जो है वो 500 पॉइंट ऊपर 1% से भी ज़्यादा वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। उम्मीद हम ये नहीं लगा करके क्लोज़ किए थे इस हफ्ते, जो हम लास्ट दिन ट्रेड किए थे वहाँ पर। तो मतलब क्या था कि वहाँ से एक गैप अप ओपनिंग की संभावना बनेगी, क्योंकि हम उम्मीद लगाए थे कि अमेरिका इतना बढ़िया ट्रेड नहीं करेगा और हुआ उसका उल्टा। अब ये संकेत हमको कहाँ से मिल रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो भी मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए ना वो अभी भी इंटैक्ट हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ पर कोई ट्वीकिंग नहीं है। एक दो लेवल्स हैं जो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपको बता रही है कि जो ओपनिंग होगी वो गैप अप वाली बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है उसको हम देख लेते हैं। पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हम लगाएंगे और यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कैसे कहानी आपके फेवर में जा सकती है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्राइस है वो 22,475 का है। ध्यान रखिएगा 22,475, 22,475, 22,475, 22,475 यहाँ पर ये है प्राइस। अब जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑफकोर्स फ्यूचर्स में ट्रेड करती है, तो वहाँ पर आप एक प्रीमियम इंक्लूड करके देख लो। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे वहाँ का प्राइस तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस है वो है 22,693 और ये ऊपर से भी लौट के आया है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर यानी कि 700 मान लो, तो वहाँ 500 भी नहीं है, तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास बाजार ऊपर खुल सकती है। इतनी की उम्मीद मत लगाइए, 100 पॉइंट के आसपास की उम्मीद लगाइए, उससे ऊपर खुले वेल एंड गुड। यहाँ से खुल के ऊपर जाना आसान रहेगा, यहाँ खुलेंगे प्रॉफिट बुकिंग अचानक से देखने को मिल सकती है। हाँ, जो लोग वैल्यू बाइंग करने की कोशिश में नीचे के लेवल्स पे स्टॉक खरीदे हैं उनके लिए तो एक मज़ेदार दिन होने जा रहा है कल, स्पेशली जब आप सुबह जा कर के ट्रेड परफॉर्म करोगे तो, क्योंकि भैया पहले से आपकी पोजीशन है, आपको डायरेक्ट मिल रहा है प्रॉफिट। अब ये कहाँ पर बाजार खुलेगी वो तो बाजार जाने, लेकिन अभी तक का जो संकेत है वो बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी 22,700 के आसपास खड़ी है। अमेरिका की बाजार 1% ऊपर लगभग 500 पॉइंट ऊपर जाकर के खड़ा है डाउ जोन्स। तो ये दोनों चीज़ें हमारे फेवर में हैं। कुछ और चीज़ें भी फेवर में आई हैं, जैसे कि कुछ रिजल्ट्स वगैरह। कोटक महिंद्रा बैंक का सब बता रहे थे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, तो क्या अब हम यहीं पर ख़रीद लें? तो भैया देखो, आपको ख़रीदने के लिए लेवल्स ही काम आएंगे। रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर थोड़ी लगी थी। मतलब इसके पहले वाले दिनों में आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी थी, वहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा था, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, बढ़िया था। खैर, रिजल्ट मैंने भी देखा और आपको भी अभी दिखा रहा हूँ, और मैनेजमेंट बहुत कोशिश किया समझाने की, कुछ हुआ नहीं है, चीज़ें सब नॉर्मल हैं, हम सब सही कर लेंगे, हम रेगुलेटर के साथ खड़े हैं। तो भाई, रेगुलेटर ने आपके खिलाफ़ इतना सख्त एक्शन क्यों ले लिया? सख्त एक्शन अगर रेगुलेटर ने लिया है तो कुछ तो तगड़ा गड़बड़ आप करके बैठे थे। पहले आरबीआई बहुत प्यार से समझाता है, लेकिन लोगों को समझ में कहाँ आता है। खैर चलिए, हम इनके रिजल्ट पे चलेंगे। तो आने वाले रिजल्ट में दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एक बात कह रहा था, मैं रिजल्ट पहले खोल लेता हूँ। मैनेजमेंट एक बात कह रहा था कि जो 10% अप्रॉक्सीमेटली हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं, मतलब कि डिजिटल सेगमेंट में, और जो इनको वहाँ से कमाई हो रही है वो उससे ज़्यादा हो रही है। तो ऑफकोर्स इनको यहाँ पर अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ाने चाहिए, स्पेशली जो कस्टमर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो नेट बैंकिंग वगैरह इनकी फेल हो जाती है, डिजिटल बैंकिंग, तो थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा। यही सब चीज़ें हैं। पिछले दिन भी ये 2% के आसपास गिरा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। एक और चीज़ आपके लिए मज़ेदार है, उस पर मैं काफ़ी पहले आपको चीज़ें समझाता था, खैर वो अभी नहीं बताऊँगा, एनएससी की वेबसाइट पर वो मैं बता पाऊँगा। वो ये बात है कि भैया यहाँ पर जो डिलीवरी है ना वो 71-72% उठी। तो ऑफकोर्स यार, कोई स्टॉक गिरा है, क्वालिटी स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे आ गया है, प्राइस करेक्ट हो गया है, तो इतनी डिलीवरी उठनी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब आप आई पे क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिलेगी। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लेट्स से कि 100 क्वांटिटी उस दिन ट्रेड हुई, तो 72 क्वांटिटी यानी कि 72 शेयर लोग डिलीवरी लेकर के गए। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, या यूँ कह लो जो एचएनआईज हैं, उनको ये उम्मीद है कि ये स्टॉक अब यहाँ से और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जिस भी स्टॉक में ऐसा होता हुआ दिखाई दे तो तीन चीज़ें वहाँ पर सबसे कॉमन हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि उसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है, और उसके साथ साथ वहाँ पर डिलीवरी जो है इसलिए भी ज़्यादा उठ जाती है क्योंकि उसका प्राइस तगड़े से करेक्ट हो गया है।
या फिर कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, वो तो उसी से रिलेटेड है कि कोई क्वांटिटेटिव न्यूज़ आ गई उससे लोग खुश हो गए, या फिर यार कोई सर्किट वगैरह लग जाए तो वहाँ पर मजबूरी हो जाती है, 100% डिलीवरी उठानी ही पड़ती है, या कोई स्टॉक ट्रेड करता करता जा करके सर्किट पे लॉक हो गया तो वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन एनीथिंग मोर देन 65 to 70% इज़ वेरी गुड। यहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर इतनी डिलीवरी, जैसे कि आपको मैं बताऊँ SBI लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया, इन सब की डिलीवरी बहुत तगड़ी है और ये एकदम होम पेज पे आपको मिलता है NSE की वेबसाइट पे। तो ये डेटा ज़रूर देखा करो किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ऑफकोर्स और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स आपको यहीं पर दिख रहे हैं, एडजस्टेड भी यहाँ पर आपको दिख रही है। खैर रिजल्ट पे इनके चलेंगे, कुछ चीज़ें मुझे दिखानी है आपको और वो चीज़ें देखो, मैं बार बार वही बात, एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक तो RBI ने इनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं था। अब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, क्योंकि आप कुछ भी देखोगे, आप डायरेक्ट इनकम पे जाओगे तो ये देखो, और ये डेटा करोड़ में है तो आप अपने हिसाब से समझिएगा। 20 से 27 हुआ है, 24 से 27 हुआ है। ये उस साल यानी पिछले साल से और इस साल का कंपैरिजन है या पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन है, तो यहीं से कंपैरिजन इसका बढ़िया बनता है। और परसेंटेज टर्म्स में सब कह रहे हैं कि प्रॉफिट सोर कर गया, भाग गया, उड़ गया, तो यार ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद भी थी, इसीलिए तो इसको क्वालिटी स्टॉक कहा जाता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये कस्टमर्स के साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल साफ सफाई वाली बात बोलनी है आपके लिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बात यही है, क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो आप लोग जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। रिजल्ट मुझे भी अच्छा लगा है, कुछ ऐसा नहीं कि एकदम कूद पड़ूँ इसी प्राइस पे, मैं अपना प्राइस पहले से डिसाइड करके रखा हूँ, वहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन करूँगा। आपको कहाँ करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। ये तो हो गई बात प्रॉफिट की। क्या ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी सही पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं, वो हम देखेंगे, क्योंकि देखो जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है एम्प्लॉय कॉस्ट का, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2301 करोड़ से 2848 करोड़, यहाँ से भी बढ़ा है, यहाँ से भी बढ़ा है। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ज़रा कैलकुलेट करना, क्या ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है वो इनके ओवरऑल जो टोटल इनकम आई है उससे बढ़िया है क्या, आपको ये चीज़ देखनी होगी। बाकी यहाँ पर जितना अच्छा हो उतना अच्छा है यार, उम्मीद तो हम सब यही लगाते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ की परवाह करें कंपनियाँ। खैर चलिए, कुछ जो स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं बैंक्स के वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्पेशल पैरामीटर्स बैंक के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो प्रोविजनिंग, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेट्स से कि आपके लिए कोई असेट हो रहा है नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट में से ही एक पैसा निकाल दो जिसको बोला जाता है प्रोविजनिंग, ठीक है, उस NPA को कवर करने के लिए। तो एक होता है ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA में अगर आप प्रोविजनिंग डाल दोगे, मतलब NPA हुआ उसमें आपने प्रोविजनिंग का पैसा डाल दिया, तो आपका बचता है नेट NPA। नेट NPA पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। बाकी बैंक के साथ जो लोग पैसा नहीं चुकाना चाहते, NPA हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ग्रॉस NPA, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये भी इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही आना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए। तो खैर चलिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही होना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कोई बहस करनी ही नहीं है। महंगा था बैंक, महंगा ही रह जाएगा। अभी भी ऐसा प्राइस करेक्शन नहीं हो गया है कि हमको लगे अरे यार ये तो एकदम सस्ता हो गया, सस्ता माल अवेलेबल है। सस्ता प्राइस के टर्म्स में हुआ है, बाकी बहुत दिनों से इन्होंने कोई रिटर्न दिया नहीं है, तो वहाँ से क्या ही उम्मीद लगाएं। मतलब लॉन्ग रन में स्विंग ट्रेड तो काफ़ी यहाँ पर मिलते रहते हैं। आई होप आपने भी उसको एंजॉय किया होगा। एक दो और सवाल आए थे, खैर इस पे और डिस्कशन मैं अभी नहीं करूँगा, आपको मैंने लेवल्स पहले ही बताए हुए हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लीजिए। हाँ, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से पेशकश करी हुई है। अगर आपको सच में जानना है इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो इनके डॉक्यूमेंट में जाइए। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारी ग्रोथ कैसे हुई कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ठीक है, स्टैंड अलोन बेसिस पे, अपनी सब्सिडीरीज़ के बारे में भी बताया है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो, आपको मज़ा आएगा। कस्टमर का असेट देखो कितना बढ़िया है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो 22% मेंटेन कर रहा है बैंक, कितनी मज़ेदार बात है, ठीक है, बढ़िया है। CT Tier 1 में 20% पैसा इन्होंने रखा है, बढ़िया है। बुक वैल्यू 653। यहाँ पर क्या हुआ ज़रा देखो इम्प्रूवमेंट,
इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बुक वैल्यू पे मत जाना, वो तो सिर्फ कहने की बात होती है। रिजल्ट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ, जो चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा था वो ये कि कुछ लोग बोले कि ये जो चार्ट देखे हम यहाँ पर गोल्ड खरीदने गए तो वो तो कह रहा है बहुत पैसा लगेगा। हाँ यार, पैसा लगेगा। अगर आप फ्यूचर खरीदने जाओगे तो 6 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, या जो भी लगें, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो ये आप पैसे दे दो अगर आप फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना चाहते हो। नहीं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आपको मार्केट में ही खरीद लेना है तो उसका अल्टरनेटिव है गोल्ड बीज। डिजिटल गोल्ड कभी मत खरीदना। अगर खरीदना है तो ये खरीद लो। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि निपॉन वगैरह, सबका अपना गोल्ड म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप गोल्ड में पैसे लगा सकते हो। यहाँ तो सिर्फ 60 ही रुपये लगेंगे ना। आप 1 यूनिट आराम से खरीदो, कोई इशू है नहीं, आराम से खरीदो। उतना ही पैसा लगेगा जितने की ये क्वांटिटी है, और इसको आप अपने डीमैट में होल्ड भी कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। इसके अलावा जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जब उसको आरबीआई लॉन्च करता है, जब आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च करता है तो आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो ट्रेडेबल गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो और लोग बेच रहे होते हैं इसी गोल्ड बॉन्ड्स को, आप उनको भी खरीद सकते हो मार्केट से। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती हैं। खैर, अभी मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ पर लमसम लगाओ। हाँ, अगर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, तो भैया बोलो आई एम नॉट सो बोल्ड राइट नाउ, क्योंकि जब हमसे कहा गया था बी बोल्ड बाई गोल्ड, तब हमने नहीं खरीदा। तो हम थोड़ा सा तो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी अन्य जगहों पे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए पॉजिटिव साइन मैंने पहले ही बताई थी, क्योंकि प्राइस करेक्ट हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट की बातों से मैं कुछ खास संतुष्ट हुआ नहीं हूँ। एवरेज रिजल्ट बोलूँगा, न्यूट्रल बोलूँगा, क्योंकि हम उम्मीद ही लगा करके अच्छे की बैठे थे। लेकिन आप अंदर ही अंदर जो कर रहे थे उस पर आपको और सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम इस बेसिस पे पैसा लगा देंगे। चलो यार, कोटक महिंद्रा बैंक के पैसे लगा दो किसी भी प्राइस पे, तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उम्मीद आपसे बेटर है। बाकी प्राइजेस पे फोकस रखिएगा। अगर डालना ही है तो कितना % डालना है वो मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे। तो बस यार, अभी के लिए इतना ही। गैप अप ओपनिंग होगी, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जो मैंने डिलीवरी % वाला क्राइटेरिया बताया, आपको सिर्फ वही देख करके ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये याद रखना। वो सिर्फ एक पॉइंट है, एक पैरामीटर है, और उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपको फोकस करना है। और अगर आप किसी भी पैरामीटर पे गड़बड़ कर दिए तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले होता है स्टॉक सिलेक्शन। आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया तो आपका 10% काम हो गया, 20, 30, फिर ऐसे चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आपको करना होता है। अगर आप पहले जगह पे ही फेल हो गए, स्टॉक सिलेक्शन ही गलत कर दिए, फिर आपका कुछ भी रिसर्च कर डालो, कोई मतलब है नहीं। तो ध्यान रख देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? किसकी है? इसकी है। क्यों है वो आप जानो। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।